परमात्मा की खोज से पहले आत्मा के सत्य स्वरूप का साक्षात्कार होना आवश्यक है, क्योंकि स्वयं को जाने बिना परमात्मा को जानना असंभव है। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। राष्ट्र आज मना रहा है संविधान दिवस। राष्ट्रपति की अध्यक्षता में संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित होगा संविधान दिवस समारोह। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और सांसद देश के पूर्वजों को याद करने और संवैधानिक मूल्यों के प्रति राष्ट्रीय प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिए समारोह में होंगे शामिल। 9 भाषाओं में भारत के संविधान का होगा लोकार्पण। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन दिल्ली विधानसभा के संविधान दिवस समारोह में होंगे मुख्य अतिथि। भारत के प्रथम निर्वाचित भारतीय स्पीकर विट्ठल भाई पटेल पर विशेष रूप से तैयार कॉफी टेबल बुक का करेंगे विमोचन। सफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया सुविधा केंद्र का प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे उद्घाटन। सबसे बड़े वैश्विक विमान इंजन MRO सुविधाओं में से एक है केंद्र। विकसित करने में 1300 करोड़ का किया गया है आरंभिक निवेश। उपराष्ट्रपति ने एविएशन सेक्टर की ग्रोथ के हिसाब से पायलटों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर दिया जोर। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने संसद भवन में उपराष्ट्रपति से मुलाकात कर नागरिक उड्डयन सेक्टर को मजबूत करने के लिए हुए कार्यों के बारे में दी जानकारी। सस्ती हवाई यात्रा के लिए सरकार के कमिटमेंट और एयर कनेक्टिविटी के विस्तार की उपराष्ट्रपति ने की सराहना। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला नई दिल्ली के भारत मंडपम में यूपीएससी शताब्दी सम्मेलन में होंगे शामिल। उद्घाटन सत्र में देंगे मुख्य भाषण। लोक सेवा आयोगों की संवैधानिक विरासत के स्मरण से जुड़े चिंतन सम्मेलन में भी होंगे शामिल। संविधान दिवस के अवसर पर आज संसद भवन परिसर के ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ये कार्यक्रम सुबह 11 बजे शुरू होगा, जिसमें देश के शीर्ष संवैधानिक पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। इस वर्ष संविधान को अंगीकार किए जाने की 76वीं वर्षगांठ है। इस विशेष समारोह की अध्यक्षता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी, जबकि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री और संसद सदस्य इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति अपना संबोधन देंगी। इस अवसर पर भारत के संविधान की 9 भाषाओं मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, उड़िया और असमिया में तैयार संस्करणों का लोकार्पण किया जाएगा। साथ ही संस्कृति मंत्रालय द्वारा तैयार स्मरणिका भारत की संविधान से कला और कैलीग्राफी के हिंदी संस्करण का भी विमोचन होगा। कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रपति संविधान की प्रस्तावना का वाचन करेंगे, जिसके साथ समारोह संपन्न होगा। संविधान दिवस के अवसर पर दिल्ली विधानसभा में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता विशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह की शोभा बढ़ाएंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता द्वारा की जाएगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन दिल्ली विधानसभा में 75वें संविधान दिवस पर केंद्रीय विधानसभा के पहले निर्वाचित भारतीय अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल पर एक कॉफी टेबल बुक जारी करेंगे। ये पुस्तक 14 अगस्त 1925 को पटेल के केंद्रीय विधानसभा के प्रथम निर्वाचित भारतीय अध्यक्ष बनने के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रकाशित की जाएगी, जिसमें दुर्लभ अभिलेखीय तस्वीरें, प्रमुख दस्तावेज, पटेल के भाषणों और लेखों के चुनिंदा अंश,
अखिल भारतीय अध्यक्ष सम्मेलन के मुख्य अंश और गणमान्य व्यक्तियों के संदेश शामिल हैं। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा तैयार 3 मिनट की एक लघु फिल्म भी प्रदर्शित की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से GMR एरोस्पेस और औद्योगिक पार्क SEZ राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में स्थित सैफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया सुविधा केंद्र का उद्घाटन करने वाले हैं। SAESI LEAP एयरबेस A320 NEO और बोइंग 737 MAX विमानों को शक्ति प्रदान करने वाले LEAP लीडिंग एज एविएशन प्रोपल्शन इंजनों के लिए सैफरान की समर्पित रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल सुविधा है। इस सुविधा केंद्र की स्थापना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि ये न केवल सबसे बड़ी वैश्विक विमान इंजन MRO सुविधाओं में से एक है, बल्कि ये पहली बार है कि किसी वैश्विक इंजन OEM मूल उपकरण निर्माता ने भारत में एक MRO ऑपरेशन सुविधा केंद्र स्थापित किया हो। GMR एरोस्पेस एंड इंडस्ट्रियल पार्क SEZ के भीतर 45,000 वर्ग मीटर में फैला ये अत्याधुनिक सुविधा केंद्र लगभग 1300 करोड़ रुपए के शुरुआती निवेश से विकसित किया गया है। सालाना 300 लीप इंजनों की सर्विसिंग के लिए डिजाइन किया गया ये SAESI सुविधा केंद्र 2035 तक पूरी तरह से ऑपरेशनल क्षमता प्राप्त कर लेने के बाद 1000 से ज्यादा उच्च कुशल भारतीय तकनीशियनों और अभियंताओं को रोजगार देगा। इस सुविधा केंद्र में विश्व स्तरीय इंजन रखरखाव और मरम्मत सेवाएं प्रदान करने के लिए उन्नत प्रक्रिया उपकरण होंगे। ये MRO सुविधा विमानन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की दिशा में एक बड़ा कदम होगी। MRO में स्वदेशी क्षमताओं का विकास विदेशी मुद्रा के बहिर्वाह को कम करेगा, उच्च मूल्य वाले रोजगार सृजित करेगा, आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती को और सुदृढ़ करेगा और भारत को एक वैश्विक विमानन केंद्र के रूप में स्थापित करेगा। संघ लोक सेवा आयोग अपने शताब्दी वर्ष समारोह के अंतर्गत 2 दिवसीय शताब्दी सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। ये सम्मेलन 26 और 27 नवंबर को भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होने वाले हैं। उद्घाटन सत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य भाषण देंगे। 2 दिवसीय शताब्दी सम्मेलन में आज संविधान दिवस के अवसर पर देश में लोक सेवा आयोगों की संवैधानिक विरासत के स्मरण हेतु एक चिंतन सम्मेलन भी शामिल होगा। ये कार्यक्रम UPSC और विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों के वर्तमान और पूर्व अध्यक्ष एवं सदस्य, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और भारत सरकार के अन्य गणमान्य व्यक्तियों को मंच पर लाएगा। ये कार्यक्रम राष्ट्र निर्माण में UPSC और राज्य PSC की भूमिका पर चिंतन और संवाद के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा। साथ ही सार्वजनिक भर्ती में सुधार, समावेशिता और तकनीकी परिवर्तन पर चर्चा को बढ़ावा देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण के पवित्र शंख के सम्मान में नवनिर्मित पांजन्य स्मारक का उद्घाटन किया। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शंख पांजन्य के सम्मान में इस स्मारक का निर्माण किया गया है, जो धर्म और सत्य की विजय का प्रतीक है। ये विशाल शंख लगभग 5 से 5.5 टन वजनी और 4 से 5 मीटर ऊंचा है। शंख के आधार को 11 फीट ऊंचा बनाया गया है, जिसके चारों ओर सुंदर लाइटिंग और पत्थर की विशेष सजावट की गई है। इन पत्थरों पर
श्रीमद् भागवत गीता के चुनिंदा श्लोक उकेरे गए हैं जो आने वाले श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक संदेश देंगे। ये कुरुक्षेत्र की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करेगा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्योतिसर में महाभारत अनुभव केंद्र पहुंचे और इसका लोकार्पण किया। महाभारत अनुभव केंद्र में कुल 5 थीम आधारित केंद्र बनाए गए हैं। ये एक गहन अनुभवात्मक केंद्र है जहां महाभारत के महत्वपूर्ण प्रसंगों को प्रदर्शित किया गया है जो इसके स्थायी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को दर्शाते हैं। महाभारत के दृश्यों को जीवंत करने के लिए इस अनुभव केंद्र में 3D मॉडलिंग, इंटरैक्टिव प्रदर्शनियों और ऑडियो विजुअल तकनीक का उपयोग किया गया है। यहां पर महाभारत काल के कल्चरल और स्पिरिचुअल महत्व को प्रदर्शित किया गया है। लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए इस भव्य परिसर में महाभारत की कथा, दर्शन, इतिहास और विज्ञान को आधुनिक तकनीकों के माध्यम से जीवंत किया गया है। एक दिन के कुरुक्षेत्र दौरे के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रह्म सरोवर गए। प्रधानमंत्री ने ब्रह्म सरोवर के दर्शन किए, वहां पर पूजा अर्चना की। वो यहां आयोजित भव्य आरती में सम्मिलित हुए। ये सरोवर भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। प्रधानमंत्री का ये दौरा कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान ही हो रहा है। कुरुक्षेत्र धरा, जय जय कुरुक्षेत्र धरा, समता प्रेम के जल से, समता प्रेम के जल से जहाँ ब्रह्म सरोवर भरा, जय जय कुरुक्षेत्र धरा। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मंगलवार को संसद भवन में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उपराष्ट्रपति को समकालीन आवश्यकताओं और वैश्विक मानकों के अनुरूप नागरिक विमानन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए विभिन्न उपायों और पहलों के बारे में जानकारी दी गई। उपराष्ट्रपति को किफायती हवाई यात्रा और प्रमुख बुनियादी ढांचे के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता से अवगत करवाया गया, जिसमें नए हवाई अड्डों का उद्घाटन, हवाई संपर्क का विस्तार, यात्री यातायात में रिकॉर्ड वृद्धि, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना और नागरिक उड्डयन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने का प्रयास शामिल है। उपराष्ट्रपति को RCS उड़ान योजना के बारे में जानकारी दी गई, जिसका उद्देश्य असेवित और कम सेवा वाले मार्गों पर हवाई संचालन को बढ़ाना, संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना और आम जनता के लिए उड़ान को सुलभ बनाना है। इस ब्रीफिंग में रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल, पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए हवाई अड्डों पर स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को अपनाने के लिए मंत्रालय की पहलों पर भी चर्चा की गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को जयपुर में संसद के आगामी शीतकालीन सत्र पर कहा कि सबके विचार सामने आने चाहिए। जितने विचार सामने आएंगे उतनी ही नीतियां पारदर्शी बनेंगी। उन्होंने डेमोक्रेसी में सभी संस्थाओं की अपनी अपनी भूमिका पर भी प्रकाश डाला और कहा कि चाहे वो SIR हो या दूसरे प्रोसेस हों, संस्थाएं ज़रूरी प्रोसेस को फॉलो करती हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। हमारी जितनी भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, चाहे पंचायत हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं को सुनना चाहिए, सबके विचार आने चाहिए, सबके दृष्टिकोण आने चाहिए, सबके मत आने चाहिए। जितने सबके विचार, दृष्टिकोण, मत आएंगे, सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलेगी, उतना ही हम बेहतर निर्णय करेंगे। सामूहिकता से निर्णय हमेशा
कल्याण के लिए होते हैं, मिलकर होते हैं। और इसीलिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि सदन चले, निर्बाध रूप से सदन चले, सब अपने अपने विचार को रखें, अपने दल की विचारधारा को भी रखें, लोगों की अपेक्षाएं रखें, आकांक्षाओं को रखें, अपने दृष्टिकोण को रखें। और यही एक लोकतंत्र का मंच है जहां पर सब विचार आ सकते हैं, और जितने विचार आएंगे उतना ही नीतियां पारदर्शी बनेगी, शासन में जवाबदेही आएगी, प्रशासन में जवाबदेही आएगी। इसलिए लोकतंत्र में लोकतांत्रिक संस्थाओं का सदन चलना निश्चित रूप से एक अच्छी परंपराएं रही है, और उसी परंपराओं को आगे भी निर्वाह करें, ऐसा मेरा सभी दलों से आग्रह भी रहता है। संविधान में सभी संस्थाओं का अपना अपना कार्य है, कार्य का विभाजन है, कार्यपालिका का अपना विभाजन है, न्यायपालिका का अलग, विधायिका कार्यपालिका। इसलिए निश्चित रूप से हमारे संविधान संस्थाएं देश हित में काम करती आई, और इसलिए उनकी आवश्यकताओं के अनुसार समय समय पर उन संस्थाओं के अंदर जो भी, चाहे SIR हो, चाहे अन्य प्रक्रिया हो, वो आवश्यकता जो अपनाते हैं, ये प्रक्रिया है, और सब विचारधारा को अपनी बात कहने का मत है। अरुणाचल प्रदेश की महिला को शंघाई एयरपोर्ट पर 18 घंटे तक हिरासत में रखने के मामले में भारत की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। भारत ने चीन के विदेश मंत्रालय के बयानों पर कड़ा ऐतराज जताया है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ किया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। उन्होंने ये भी बताया कि चीन ने शंघाई हवाई अड्डे पर एक भारतीय नागरिक को रोके जाने के मामले में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। ये महिला भारतीय नागरिक जापान जा रही थी और उसके पास सभी जरूरी कागजात यानी कि एक वैध पासपोर्ट था। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम के कपाट मंगलवार को बंद होने के साथ ही इस साल की चारधाम यात्रा संपन्न हो गई है। गढ़वाल स्काउट के बैंड की मधुर लहरियों के बीच धाम के कपाट मंगलवार अपराह्न 2:56 पर बंद कर दिए गए। इससे पूर्व हजारों श्रद्धालुओं ने बद्री विशाल के दर्शन किए। मंदिर के मुख्य पुजारी रावल अमरनाथ नंबूदरी ने कपाट बंद होने से पहले अंतिम पूजा अर्चना की। इस अवसर पर मंदिर परिसर को कई क्विंटल फूलों, विशेष रूप से पीले और नारंगी गेंदे के फूलों से सजाया गया। पूरे दिन भजन कीर्तन और पारंपरिक लोक नृत्यों का आयोजन हुआ, जिसमें सेना के गढ़वाल स्काउट बैंड की मधुर धुनों ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष भूटान में 17 दिनों की प्रदर्शनी के बाद भारत लौट आए हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू पवित्र अवशेषों की वापसी यात्रा में उनके साथ थे। उन्होंने भूटान के नेतृत्व और जनता के प्रति उनकी गर्मजोशी, भक्ति और औपचारिक सम्मान के लिए आभार व्यक्त किया। आज अयोध्या नगरी भारत की सांस्कृतिक, जी हां, भक्ति और औपचारिक सम्मान के लिए आभार व्यक्त किया। और मंत्री ने यह भी कहा कि पवित्र अवशेषों के प्रति भूटान की गहरी श्रद्धा दोनों देशों के लोगों के बीच गहरे सद्भावना को प्रेरित करती है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के महानिदेशक अभिजीत हलदर, भिक्षुओं और संस्कृति मंत्रालय तथा राष्ट्रीय संग्रहालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने इन अवशेषों को प्राप्त किया। वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव के एक भाग के रूप में 8 नवंबर को थिम्पू के त्राशी शोदजोंग के ग्रैंड क्विनरे हॉल में पवित्र बुद्ध पीपर हवा अवशेषों को प्रतिष्ठित किया गया था। Sacred relics of Lord Buddha is extremely special, and this particular relics exposition in Bhutan for 17 days coincided with the International Peace Prayer and the birth anniversary of the 4th King of Bhutan. So
the entire Bhutanese people are deeply gratified. They are touched by the bringing of the sacred Buddha relics to Bhutan. The king of Bhutan himself made personal care and personal arrangement for proper exposition of the relics so that the common people, everybody in Bhutan and other visitors can pay respect to. So I have gone to bring back the sacred relics to India. Honorable Prime Minister Modi ji also had gone on 11th November to Bhutan, and he prayed along with the royal family of Bhutan. So I have personally seen the king, the entire royal family, the government led by the Prime Minister, and the entire people of Bhutan are very grateful to Honorable Prime Minister Modi ji for bringing the relics and also extending it by another 7 days, making it 17 days exposition. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने मंगलवार शाम को T20 विश्व कप 2026 के शेड्यूल की घोषणा कर दी है। इस टूर्नामेंट को भारत और श्रीलंका मिलकर आयोजित कर रहे हैं। मेंस T20 विश्व कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होगी। अगले साल फरवरी मार्च में आयोजित होने वाले T20 विश्व कप 2026 में 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं। 7 फरवरी से विश्व कप शुरू होगा, जबकि उसका फाइनल 8 मार्च को खेला जाएगा। इस विश्व कप में 20 टीमों को 4 ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप ए में मौजूद भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को हाई वोल्टेज मैच खेला जाएगा। ग्रुप ए के मुकाबले की शुरुआत 7 फरवरी को पाकिस्तान और नीदरलैंड के बीच कोलंबो में खेले जाने वाले मुकाबले के साथ होगी। इस ग्रुप में भारत, यूएसए और नामीबिया की टीमें शामिल हैं। ग्रुप बी में सहमेजबान श्रीलंका की टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, ओमान और आयरलैंड की टीमें शामिल हैं। इस ग्रुप का पहला मैच 8 फरवरी को श्रीलंका और आयरलैंड के बीच खेला जाना है। इस ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और ओमान की टीमें हैं। ग्रुप सी का पहला मैच 7 फरवरी को वेस्टइंडीज और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा। इस ग्रुप में इंग्लैंड, नेपाल और इटली की टीमें शामिल हैं। इटली ने पहली बार मेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है। ग्रुप टी का पहला मैच 8 फरवरी को चेन्नई में न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच खेला जाएगा। इस ग्रुप में साउथ अफ्रीका, कनाडा और यूएई की टीमें हैं। भारत साल 2007-2024 का T20 विश्व कप खिताब अपने नाम कर चुका है। भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना की नगरी अयोध्या एक बार फिर श्री राम के रंग में रंगी नजर आई। अवसर था श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज फहराए जाने का, जो राम राज्य के आदर्शों का प्रतीक है और गरिमा, एकता और सांस्कृतिक निरंतरता का संदेश देता है। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इन गौरवपूर्ण क्षणों की कुछ झलकियों के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। आज अयोध्या नगरी भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक और उत्कर्ष बिंदु की साक्षी बन रही है। आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है। राम यानी आदर्श, राम यानी मर्यादा, राम यानी जीवन का सर्वोच्च चरित्र, राम यानी सत्य और पराक्रम का संगम। ये ध्वज संकल्प है, ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है, ये ध्वज सदियों से चले आ रहे
स्वप्नों का साकार स्वरूप है। ये ध्वज संतों की साधना और समाज की सहभागिता की सार्थक परिणति है। त्रेता युग की अयोध्या ने मानवता को नीति दी। 21वीं सदी की अयोध्या मानवता को विकास का नया मॉडल दे रही है। तब अयोध्या मर्यादा का केंद्र थी, अब अयोध्या विकसित भारत का मेरुदंड बनकर उभर रही है। मैं आज हर देशवासी से कहूंगा कि वो जब भी राम मंदिर आए तो सप्त मंदिर के दर्शन भी अवश्य करें। ये मंदिर हमारी आस्था के साथ साथ मित्रता, कर्तव्य और सामाजिक सद्भाव के मूल्यों को भी शक्ति देते हैं। राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर भारत को साल 2047 तक विकसित बनाना है, अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है, तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा। हमें अपने भीतर के राम की प्राण प्रतिष्ठा करनी होगी। और इस संकल्प के लिए आज से बेहतर दिन और क्या हो सकता है।